एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में मिल हिंदी का देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसमें से देखिए कुछ टॉपिक का वीडियो मैं आप सभी बच्चों को लेकर आया हूं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, वहां मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर जुड़ जाइएगा। तो पहले जान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन देखिए 100 मार्क्स का होने वाला है। आपको किस तरह का सवाल पूछा जाएगा इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन देखिए बेसिकली 3 घंटा एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 सेक्शन में खंड ख है और खंड ख है हमारे पास, जिसमें देखिए लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले। आपको वस्तुनिष्ठ मतलब आपके चैप्टर जुड़े हुए देखिए 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अति लघुत्तरीय का देखिए सीधा बात आपको 5 अंक का पूछा जाएगा। और अति देखिए यहाँ पर सीधा एक लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय, दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिया गया बेसिकली। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के देखिए 4 प्रश्न पूछे जाने वाले। तो कौन कौन से सवाल है देखिए जो आपको 20 मार्क्स में पूछे जाने वाले। तो पहले जान लीजिए, आपको पूछा जाएगा एक निबंध पूछा जाएगा, एक पत्र पूछा जाएगा। ये सब VVI कर लीजिए, एकदम सवाल में आने वाला है। पत्र आपको एक आएगा, हो सकता है 15 नंबर का है एक, लेकिन उम्मीद है कि 20 नंबर का आपको बड़ा सा किसी टॉपिक पे दिया जाएगा। एक निबंध तो फिक्स रख लीजिए, आपको कुछ भी टॉपिक हो सकता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो कोई टॉपिक बेसिकली गेस करके मैं आपसे बच्चों के लिए निबंध वाला टॉपिक और पत्र वाला टॉपिक ट्राई करूंगा जो आपके गेस्ट पेपर से हटके होने वाला है, क्योंकि गेस्ट पेपर वाला आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखिए, सीधा बात है, मैंने आपको जो बोला था लोकों की इतिहास, संक्षेपण, पल्लवन, ये सारी जो टॉपिक आपका डाउट रहेगा वो मैं आपको क्लियर कराने यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला हमारे पास क्या होता है, लोकोकित, ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं कि दो बेसिकली ये वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है लोक प्लस उक्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहा जाता है। यानी इसका लोक का मतलब अर्थ होता है पूरा दुनिया विश्व कह सकते हैं, और उक्ति का अर्थ होता है ऐसा कथन, ऐसे कथन जो लोक समाज में क्या हमारे प्रचलित, मतलब बेसिकली क्या कर सकते हैं आप लोग, जैसे कोई मुहावरे कहते हैं, मतलब एक बेसिकली वर्ड जो क्या करता है पूरे वर्ड को डिनोट यहाँ पर कर देता है। तो हमारे पास देखिए, तो लोक का अर्थ हो गया समझ में आए दुनिया, और उक्ति का मतलब हो गया ऐसा कथन जो सीधा बात है जो समाज में प्रचलित है। तो ऐसे वाक्य या फिर कहावतें जो पूरी तरह से अपने अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लोकोक्तियां कहलाते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो पुराने समय जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, कही की कहावत जिनका अर्थ स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता है, उन वाक्य को हम लोग लोकोक्तियां कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा लोकोक्तियां क्या होते, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं क्या इसके सीधा बात है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो लोकोक्तियां का उपयोग सामान्यतः देखिए किसी भी बात को समझाने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी भी कठिन बात को देखिए आप लोग सरल रूप से क्या कर समझा सकते हैं। जैसे पूरा बात को, सेंटेंस को, पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस, उसको हम एक लाइन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इससे बेनिफिट होते हैं लोकोक्तियों को हम लोग उपयोग करके। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए आपको मालूम होगा कि आपके इस पेपर में बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। मैं यहाँ पर देखिए आपसे बच्चों को कुछ हटके यहाँ पर लेके आऊँ। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब आपको मालूम होगा, अर्थ भी लिख दिया है, ताकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए देखिए सीधा बात है संगठित, मतलब एक साथ होने की आवश्यकता है। अकेला व्यक्ति सीधा बात है उस कार्य को क्या बिगड़ जाता है, इसलिए बोला गया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर अज्जल गगरी छलका जाए, आपने एकदम पक्का सुना होगा, जिसमें देखिए ज्ञान की कमी होती है, वो हमेशा क्या करता है, ज्ञान का दिखावा करता है कि मुझे ये आता है वो आता है। तो सीधा बात है अज्जल गगरी छलका जाए, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये सब सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा, वाक्यों में प्रयोग करके इसका बनाए। आंख का अंधा नाम हो गया इसका नयन सुख। तो इसका मतलब होता है किसी का भी नाम उसके गुणों के क्या होता है, बिल्कुल यहाँ गुणों लिखा गया, यहाँ पर गुणों के क्या होगा, विपरीत होना। फिर अंधे की लकड़ी, तो सीधा बात है किसी का अंतिम और एकमात्र सहारे को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम अंधे की लकड़ी कहा जाता है। फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, आपको मालूम है, यानी किसी भी क्षेत्र या सीधा बात है अपने विशेष में ताकत दिखाना क्या कहलाता है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। फिर अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब किसी के भरोसे ना रहना, अपना कार्य क्या करना, स्वयं करना। फिर अगला आपने सुना होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब सीधा बात है हमारे पास जब सही समय निकल जाए तो उसके बाद अफसोस करे क्या फायदा। फिर आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ से मुसीबत आना अर्थात बचने का कोई रास्ता नहीं होना। आगे नाथ ना पीछे पगा, मतलब किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण ना होना, इसे हम लोग कहते हैं। फिर आटे के साथ देखिए घुन भी पिसता, मतलब हमेशा गलत आदमी की संगत में रहेंगे तो सीधा बात है जो सही आदमी वो भी क्या होता है, सजा उसको मिलता है। और आप बैल मुझे, मतलब जानबूझकर किसी भी परेशानी को क्या करना, बुलावा देना। फिर आम के आम गुठली उदाम, मतलब दोनों ओर से क्या होना, फायदा होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत निकलते दूसरा मुसीबत वो पड़ जाता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब इसी दुनिया में किसी भी चीज की क्या समानता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। फिर उल्टा चोर कोतवाल लौटे, मतलब अपनी गलती किसी गलती भी है तो वो दूसरा क्या करता है, दोष देता है। फिर अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब बिना किसी प्रयास के सीधा बात है पसंदीदा वस्तु को मिलना, ये कहलाता है। फिर अंत भला तो सब भला को मानो, बहुत सारी मुसीबत के बाद में अंत में क्या मिलता है, अच्छा परिणाम आता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, मतलब दो व्यक्तियों की स्थिति में क्या होना, यहाँ पर बहुत तात्विक अंतर होना, सीधा बात है।
फिर अगला सवाल हमारे पास देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम मिलना, यह कहलाता है ऊँट के मुंह में जीरा। और 1 और 11 मतलब एकता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ये आपको मालूम है। तो ये कुछ लोगों की मैंने आपको बता दी और इसका परिभाषा बता दिया। आशा करूंगा कि आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि किस तरह इसका उपयोग है। अगर आपको देखिए वाक्य में इसका इस्तेमाल करना रहेगा तो आप लोग खुद ब खुद इसका वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए हमारे पास लिंग, आपको पता होगा जेंडर, ठीक है। संज्ञा या जिस रूप से सीधा बात है व्यक्ति या वस्तु, सीधा बात है हम लोग किसी भी चीज का देखिए लिंग निर्णय करते हैं, मतलब क्या वो पुरुष जाति से बिलोंग करता है स्त्री जाति बिलोंग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वभाषा में शब्द की जाति को पता लगाना है क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। तो आप जिस हिसाब से लिखना चाहते एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हम लोग सीधा बात है पुरुष या स्त्री जाति का बोध बताते या पता चलता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के हम लोग जानते हैं कैटेगरी 2 प्रकार से होता है, बेसिकली पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसे इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग और जिसे स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग कहलाता है, मालूम होगा। लेकिन लिंग के भेद देखिए सिर्फ यही 2 भाषा में नहीं हमारे पास, देखिए इसे बेसिकली बहुत कैटेगरी में बांटा गया। सारी सृष्टि के लिए देखिए सीधा बात यहाँ पर 3 भाग है, पुरुष स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में देखिए यही जातियों के आधार पर जब बांटा गया तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और क्या हो जाए नपुंसक लिंग हो जाएगा। अंग्रेजी में बांटने जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए हमारे पास सीधा बात है, हमारे 2 कैटेगरी समझना है, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, जिसे हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब देखिए किससे पता करें कि कोई वर्ड बेसिकली पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग की पहचान देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोई शब्द आपको बताना पुल्लिंग कैसे, तो कुछ जो संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, संज्ञा मतलब किसी भी चीज के नाम को हमेशा क्या पुल्लिंग रहती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, ये सब क्या पक्षी, ये सब पुल्लिंग है। समूहवाचक जो वर्ड होता है मतलब ग्रुप बेसिकली वो क्या होता है पुल्लिंग होता है। भारी और बेडोल वस्तु, जो भारी और बेडोल वस्तुओं को हम लोग किस में रखते हैं पुल्लिंग में। दिनों के नाम ये सारे के सारे क्या हो गए, दिन हो गया, महीना हो गया, पर्वत का नाम, देश का नाम, नक्षत्र एवं ग्रह का नाम, ये सारा का सारा किस में आता है पुल्लिंग में। फिर धातु हो गया, धातु यानी सीधा मेटल, मेटल का नाम किस में आता है तो पुल्लिंग में आता है। वृक्षों के नाम, फलों के नाम, ये सारे के सारे किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम हो गए, रत्नों के नाम हो गए, फूलों के नाम हो गए, देश और नगरों के नाम हो गए, द्रव पदार्थों के नाम भी ये किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर देखिए सीधा बात है स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो देखिए फिर समय, द्वीप, सागर, वनमाला के जो अक्षर होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए क से लेकर ऊ तक, ये सारे के सारे पुल्लिंग। वहीं पर शरीर के जो अंग हो गए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए आपको, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। और देखिए स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, नीचे जाइएगा तो आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा कि स्त्रीलिंग की देखिए पहचान किसमें की जाती है, जिसमें देखिए नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक में भी देखिए भीड़, कमेटी, उसको उच्चारण में देखिए ई की मात्रा आ रही है बेसिकली, तो हम लोग इसको कह सकते हैं समूहवाचक। प्राणीवाचक में आ गया, ठीक है, छोटी और सुंदर वस्तु के नाम आते हैं, नक्षत्र आता है, बोली आता है, नदियों के नाम आते हैं, भाषा एवं लिपियों के नाम आते हैं, पुस्तकों के नाम आते हैं, तिथियों के नाम आते हैं, आहारों के नाम आते हैं, देखिए इक्रांत वाले शब्द आते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड किस में आते हैं तो स्त्रीलिंग के शब्द में आते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, अब आप लोग पता कर सकते हैं आराम से। आशा करूंगा कि अब आपको इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला टॉपिक है देखिए हमारे पास संक्षेपण। तो संक्षेपण अथवा देखिए क्या कहलाता है बेसिकली, इसे हम कहते हैं समराइज करना, या फिर कह सकते हैं कि पूरा क्या हम लोग समझे या नहीं समझे उसको लिखना। तो संक्षेपण अथवा सार लेखन, अंग्रेजी जिस सीधा बात है इसका आशय है किसी भी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत जो टिप्पणी है उसको क्या करना संक्षिप्त में शॉर्ट में लिख देना। किसी बड़े निबंध में देखिए मुख्य विचार जो मेन पॉइंट तर्क हो गए उसे लघु उत्तर में क्या करना आकार में प्रस्तुत करना है, क्या कहलाता है संक्षेपण कहलाता है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया में देखिए बहुत से हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना है। जैसे देखिए लिख पा रहे होंगे संक्षेपण करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मूल अनुच्छेद बेसिकली पार्ट हमारा या विषय वस्तु को एकाधिकार बार ध्यानपूर्वक हमें पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखिए जो मूल अनुच्छेद उसका हमें भावार्थ समझना चाहिए तथा सार लेखन की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि मूल विषय का भावार्थ हमें समझ में ना आए तो मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हमें दिए, बातें दी, विचारों को रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकन करते समय देखिए मूल विषय से संबंधित कोई भी देखिए अगर हमारे पास महत्वपूर्ण अंश यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखिए मूल में बैठ के जो विचार है, भाव है, तथ्य, उनको क्रमबद्ध एक सीरियल वाइज में हमें लिखना चाहिए। मूल अनुच्छेद का 1/3 में देखिए हमें संक्षेपण करना चाहिए, मतलब सीधा बात है 1/3 कर लेना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती। ये नहीं कि आप जो टॉपिक है उसके अलावा कुछ मत लिखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास और भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या फायदा है देखिए अगर हम संक्षेपण करते हैं तो हमें, अगर हम इससे सवाल आता है देखिए मैंने लिख दिया क्यूएस मतलब क्वेश्चन, ठीक है, कि संक्षेपण से क्या हमें फायदा या विशेषताएं। तो संक्षेपण स्वपूर्णित होना चाहिए, भाव तथा भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, गतिशील होना चाहिए, सशक्ति होना चाहिए, केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए किसमें हमारे संक्षेपण। तो ये आपको एग्जाम में सवाल इसमें पूछा जा सकता है। अब हमारे पास देखिए पल्लवन, जब हम लोग क्या करते हैं
किसी भी देखिए सीधा बात है लोकोक्तिया, शक्ति, वाक्य, उक्ति, कहावत, जो भी सीधा आदि के भाव को जब हम लोग समझना और उसके विस्तार से जो व्याख्या करते तो वो क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की सहायता से देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष वाक्य को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है ताकि उस वाक्य में जो भी छिपा हुआ भाव है उसको हम लोग गहराई से अच्छे समझ सके। तो पल्लवन का देखिए सामान्यतः अर्थ हो गया भाव विस्तार करना, यानी किसी भी वाक्य के बारे में देखिए भाव से यानी सीधा बात है पूरे विस्तार पूर्वक उसका लिखना। अब देखिए पल्लवन के भी कुछ नियम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, पल्लवन की भाषा बहुत अधिक अलंकृत नहीं होती, यह बहुत ही सरल होनी चाहिए। बेसिकली आपको क्या करना है, अलंकार का उपयोग नहीं करना, ये आपको सरल रूप में समझना चाहिए। जिस पंक्ति का पल्लवन करने को कहा गया उसी पंक्ति को विस्तार लिखना चाहिए हमें, और इसमें वाक्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ हमें देखिए नियमात्मक प्रक्रिया को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। कुछ पॉइंट है पल्लवन को जुड़े हुए, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपसे बच्चों को लिखा हुआ है कि बिना दुख के सुख निसार, मतलब देखिए इसका पल्लवन क्या है। तो इसमें देखिए बेसिकली इसका मीनिंग बताना है, व्याख्या करना है कि मनुष्य के जीवन देखिए दुख एवं सुख दोनों का स्थान है। कभी वो सुख भोगता है तो उसे कभी दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख तो कभी नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि उसे सुखी प्राप्त हो। तथापि दुख को भी अपने जीवन में उसकी खुद की उपयोगिता है। जब दुख के बाद सुख आता है तो मनुष्य सुख के वास्तविक मूल्य को समझ पाता है। जिस प्रकार प्रकाश कम हो तभी समझ में आता है जब आप पहले अंधकार का अनुभव कर चुके हैं। तो ये इसका देखिए व्याख्या हो गया। और इसी तरह अगर आपको कोई वाक्य बेसिकली पूछा जाएगा तो आपको उसका डिटेल वे में क्या करना है, आंसर आपको लिखना है। तो अगर आपको पल्लवन के कुछ ऐसे सीधा बातें कथन चाहिए जिनका आपको एग्जाम में आ सकते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट दिन या फिर एग्जाम से पहले आप सभी बच्चों को जो कंप्लीट पल्लवन का टॉपिक है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जितना हो सकता था वो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कमजोरी नहीं करनी होनी चाहिए आप लोग की तरफ से, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ये हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।